Okay, student. Today we are going to start pedagogy of English language. We will go through pedagogy of English language. There are 9 chapters in it. इसमें कुल 9 chapters हैं. First is learning and acquisition. Second is principles of language teaching, and third is role of listening and speaking, function of language. Fourth is role of grammar in learning a language, challenges of teaching in a diverse classroom, and language skills, evaluation of comprehension and language skills, TLM, teaching and learning materials, and lastly remedial classes or remedial teaching. So there are the 9 chapters in learning pedagogy of English. We will today start the first lesson, and the first lesson is the learning and acquisition. We will start the first lesson today, learning and acquisition. But before we start going through this lesson, learning and acquisition, it is better to know what is pedagogy. सबसे पहली बात यह है कि हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, चूंकि ये पेडागोजी है, किसी भी लैंग्वेज में पेडागोजी को जानना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं. तो ये जो पेडागोजी जो वर्ड है, कुछ लोग पेडागोजी भी बोलते हैं, कुछ लोग पेडागोगी भी बोलते हैं. ये दिस इज द ग्रीक वर्ड. Pedagogy বা pedagogy, this is a Greek word. Peda is the child and गड़बड़ हो गया ना? कटा नहीं है? कटा है, आप तुरंत आ जाएगा. गड़बड़ हो गया. क्या मैडम, समाना मैडम, आप कहाँ से बोल के आए? हाँ, सीएफ की WBS उसमें उसका नहीं है ना, कमेंट करके पर से ऑनलाइन पर से जल्दी आ जाता है. हाँ, ऑनलाइन कर देते हैं. श्री गणेश ही गलत हो गया. नहीं, ये जितनी भी ये थे ना, जो भी चीजें थी, बैड ओमेंस खत्म हो गई थी. अब सब होगा कि इसमें अच्छी होगी. अच्छा, कुछ फास्ट हो जा रहा है या आहिस्ता बोले? और ठीक है. इससे नहीं चलेगा. जो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा होगा. इससे नहीं होगा ना, डार्क हो जा रहा है ना. तो फिर तो कट हो गया होगा. Then Paida means child, and Gogia, Bagogia, whatever it may be called, to lead. It means when we go for pedagogia, that is to lead the child.
टू लीड द चाइल्ड। ये यूनान बने ग्रीक वर्ड्स है, ये वर्ड है, और इसको पहले ग्रीक के लोग क्या होता था कि पहले अपने बच्चों को सर्वेंट्स के हवाले कर देते थे। वो उनके बच्चों को किसी पढ़ने की जगह में, सीखने की जगह में लेकर चले जाते थे। यही सिस्टम हमारे भारत में भी था कि यहाँ जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थे या पैसे वाले जो लोग थे, वेल्दी लोग थे, अपने बच्चों को अपने सर्वेंट्स के हवाले कर दिया देते थे और वो बच्चों को लेकर के खिलाते भी थे, पढ़ाते भी थे, सिखाते भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी इसी से जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं कि उनके नौकर्स उनको लेकर के चले जाते थे और उनको सिखाते थे, बताते थे, पढ़ाते थे हाउ टू लीड द लाइफ एंड हाउ टू बिहेव विद अदर्स एंड हाउ टू लिव इन द सोसाइटी। इस तरह की शिक्षा दिया करते थे। तो ये पेडागोगिया दो वर्ड मिल करके लास्ट में पेडागोगी हो गया। पेडागोगी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस ऑफ टीचिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। साइंस ऑफ टीचिंग, पेडागोगी मीन्स साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस ऑफ टीचिंग व्हाट इज, क्या है? तो साइंस ऑफ टीचिंग का मतलब हम जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने के बाद हाउ टू टैकल द क्लास। क्लास मीन्स एज ए होल, एक पूरी तरह से हम क्लास को कैसे टैकल करेंगे, हमारा टीचिंग मेथड कैसा होगा, और व्हाट विल बी द टीचिंग प्रोसेस ऑफ आवर्स दैट द स्टूडेंट्स विल गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स आवर टीचिंग। हमारा पढ़ाने का जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, कैसे हम उसको बेहतर बना सके, बढ़िया बना सके। अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारा टीचिंग बहुत ही इम्प्रेसिव होगा और प्रभावशाली होगा। और अगर हम बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे, इंक्लाइंड नहीं कर पा रहे हैं, या वॉट एवर आई एम गिविंग टू द स्टूडेंट रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स, अगर स्टूडेंट्स आर अनेबल टू टेक दैट, इट मीन्स हमारा टीचिंग जो है बिल्कुल फॉइल्ड हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि साइंस ऑफ टीचिंग, पेडागोजी हमें यही बताता है कि हम क्लास में जाने के बाद बच्चों के साथ हमारा डीलिंग कैसे होना चाहिए, कैसे होगा। अगर हमारा डीलिंग सेटिस्फैक्ट्री हुआ, ऑटोमेटिकली द स्टूडेंट्स विल गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर टीचिंग एंड दे विल गेट इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Generally, we have the conception that some students tell that we don't like mathematics, we don't like English, we don't like history and geography. It happens as because the teaching method of the student, the delivery of the subject, the delivery of the chapter by this teacher to the students is not adjustable, and because of this, the students get disinterested towards learning that very particular subject. But the pedagogy gives this teaching, gives this science, gives this knowledge to us when we go for study of this pedagogy, how to tackle the subject so that you could be able to approach the students. ये हमारा पेडागोजी जो है इसी बात को बताता है कि हम बच्चों के तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे अपने पढ़ाई को लेकर के, ताकि हमारे बच्चे हमारी पढ़ाई के साथ जुड़ित रहें। हमारा असल मकसद है, हमारा असल लक्ष्य ये होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के साथ जुड़ित रखें। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ आवर्स थिंक दैट वी गो टू द क्लास एंड टेक द सब्जेक्ट राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टार्ट डिलीवरिंग द लेक्चर, irrespective whether the students are inclined or not, interested in learning or not, listening or not. They are talking, conversing among themselves, and the teacher is speaking continuously. So this is not impressive teaching, and the learners are not getting anything else from that particular teacher. Students उस तरह के प्रकार के टीचरों से वो कुछ सीख भी नहीं पाते हैं, और टीचर भी जो है वो उसको कुछ दे नहीं पाते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन एक टीचर का जो कर्तव्य होना चाहिए, एक टीचर का जो ड्यूटी होना चाहिए, वो ये कि at first, before entering into the class, a teacher should prepare himself or herself relating to the particular subject going to teach in the class. एक टीचर अगर क्लास में पढ़ाने जो सब्जेक्ट जा रहा है, पहले उसको खुद ही आर्म्ड होना चाहिए उसमें नॉलेज से एकदम फुल्ली, और तब जा करके वो क्लास में अगर जा रहा है और टीचिंग दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली द स्टूडेंट्स विल get attached to the teacher and they will learn very easily. So pedagogy means science of teaching. मैंने पढ़ाने का क्या तरीका है, पढ़ाने का क्या ढंग है, ये हमको बताता है। So when we have come to know about the pedagogy, meaning science of teaching, then question arises, what is teaching? When we speak science of teaching, the questions at that very place,
संग संग ये सवाल उठ जाता है कि आखिर टीचिंग क्या है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग है क्या चीज। तो टीचिंग के बारे में आने से पहले, टीचिंग मीन्स होता है कि किसी भी नॉलेज को किसी दूसरे तक इम्पार्ट कर देना। तो जब हम इम्पार्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, टीच कर रहे हैं, बता रहे हैं, बताना, टीच मैंने बताना होता है। तो जब हम उसको टीच कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वेदर द स्टूडेंट इज टेकिंग इट और नॉट, इफ द स्टूडेंट इज टेकिंग व्हाट आई एम गिविंग टू द स्टूडेंट, जो मैं विद्यार्थी को दे रहा हूं और वो विद्यार्थी अगर इस मेरे देने वाली चीज को ले रहा है, तो देना और लेना के बीच का जो वर्ड है दैट इज द लर्निंग। इसी को हम लर्निंग कहते हैं। इफ द स्टूडेंट्स टेक व्हाट आई एम गिविंग टू देम, जो मैं दे रहा हूं स्टूडेंट्स को, और अगर स्टूडेंट्स उसको ले रहा है, तो इसी को लर्निंग कहा जाता है। और एक बात यहां पर और स्पष्ट हो जाती है, वाज़ा हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि हम दे रहे हैं मीन्स टीचर दे रहा है एंड स्टूडेंट ले रहा है। तो टीचर इज गिविंग फ्रॉम आउटसाइड एंड स्टूडेंट इज टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड, माने बाहर से ले रहा है। इट मीन्स यहां क्लियर एक बात और स्पष्ट हो गई कि लर्निंग इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड नॉट इनसाइड। लर्निंग जो है इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड, इज टेकन फ्रॉम outside. It comes from outside. Learning is outside phenomena. Learning is outside phenomena. We must know. It is not inside phenomena. Acquisition is inside phenomena because it is natural. When we will come to the acquisition chapter, then we will discuss about it. But here learning. So learning is taken from outside. Learning means, what is the question here once again arises, what is learning? Learning क्या है, सीखन क्या है, इसको हम क्या कहेंगे लर्निंग को? तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू गेट द नॉलेज unknown to the learner. Learning is a continuous process. We can define it. Learning is a continuous process. Learning is a continuous process to get knowledge of unknown thing. The thing which is not known to us, जो चीज़ हमसे परिचित नहीं है, जिस चीज़ से हम परिचित नहीं हैं, उस चीज़ से हम अगर परिचित हो जाते हैं, उसी को सीखन कहा जाता है, उसी को लर्निंग कहा जाता है। सपोज दैट के वी डोंट नो टेंस, वी डोंट नो वॉइस, वी डोंट नो ग्रामर, तो हम नाम सुने हैं लेकिन नाम से परिचित हैं, बट हाउ इट इज ट्रांसफॉर्म, इसको कैसे बदला जाता है, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम इसके बारे में अननोन हैं। ठीक है, जब अननोन हो गए तो अननोन चीज को आउटसाइड फैक्टर के माध्यम से हम उसको अगर सीख लेते हैं, दैट इज द लर्निंग। एक बात को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए आप कि लर्निंग इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, इट इज नेवर इनसाइड, ये कभी अंदर से भी नहीं आता है। अब जब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि लर्निंग क्या है, क्लियर हो गया कि लर्निंग हिंदी में सीखन को कहते हैं, सीखना कहते हैं, इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज सपोज इफ यू नो इफ यू नो टू लर्न हाउ टू मेक एंड प्रिपेयर दिस स्केच पेन बा marker, then knowing the process of making this marker pen is a continuous process. It takes a continuous process. It is sent to the ये मॉडल के ये में भेजा जाता है, उसके बाद कलरिंग के लिए भेजा जाता है, उसके बाद फिनिशिंग किया जाता है, उसके बाद पैकेजिंग किया जाता है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज नेवर ऑल ऑफ ए सडन, ये कभी भी अचानक सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता है, बल्कि अगर सीखन का बात आती है तो हमेशा जो है कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैंस लाइफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। मनुष्य का जो जीवन है वो हमेशा एकदम कंटिन्यू चल रहा है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कंटिन्यूअस प्रोसेस में जा रहा है। सो लर्निंग इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ नेचर एंड नेचर गिव्स द नॉलेज ऑफ लर्निंग थ्रू कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हमें इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए
कि लर्निंग जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और इसको जो है हमें कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ेगा और लर्निंग जो है वो हमेशा आउटसाइड से होता है, कभी इनसाइड से नहीं होता है। अब जब हम लर्निंग के बारे में जान जाते हैं तो हमारे सामने एक बात आ जाती है कि लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं, कितने ढंग से हम लर्न कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में हमें जानना होगा। टाइप्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग। देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग, कितने प्रकार के सीखन होते हैं। What are the types of learning? When we go for the study of types of learning, we find the first is the motor learning. Motor learning. Motor learning, what is called motor learning? Motor learning किसको हम बोलते हैं, ये हमको समझना होगा। समझने के लिए एक आसान सा चीज मैं बता रहा हूं। मोटर का मतलब होता है अपने आप जो चलने वाला है मशीन के जरिया। इट मीन्स मोटर लर्निंग मेक्स नॉलेज टू द स्टूडेंट्स बाय मीन्स ऑफ मूवमेंट। सेल्फ लर्निंग, मोटर लर्निंग इज अ सेल्फ लर्निंग। इट मीन्स वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग। तो हाउ टू क्लाइंब द माउंटेन, हाउ टू क्लाइंब द ट्री, हाउ टू रन, हाउ टू वॉक, this is not made learned by others but self learner learns by self। कोई दूसरे इसको नहीं बताता है कैसे चलना है। हाँ बोलेगा कि आप चलो चलो, छोटा बच्चे को भी अगर हम बोलेंगे तो पकड़ करके मुझे चलो, वी विल स्पीक ओनली चलो, वॉक। लेकिन वॉकिंग का जो मूवमेंट होगा दैट विल बी डन बाय द इन्फेंट, दैट विल चाइल्ड, वो बच्चा ही हमारा चलेगा। इट मीन्स मोटर लर्निंग इज मेंट फॉर सेल्फ टीचिंग। उसको सेल्फ लर्निंग कहेंगे, सेल्फ टीचिंग कहेंगे। दैट इज कॉल्ड सेल्फ टीचिंग। और इसमें अगर मोटर लर्निंग का अगर एग्जाम्पल कोई बोलेगा तो हमारे सामने आ जाएगा रनिंग, दौड़ना। दौड़ने के लिए कोई बताता नहीं है कि ऐसे दौड़ा जाता है, बल्कि बच्चा जैसे ही थोड़ा सा खड़ा होना सीखना शुरू करता है और चलना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली वो दौड़ना शुरू करता है। तो रनिंग जो है वो मोटर लर्निंग में आ जाता है। रनिंग हो गया। क्लाइंबिंग, कैसे चढ़ना है तो कोई चढ़ के नहीं बताता है बल्कि बोलता है कि ठीक है चढ़ो चढ़ो चढ़ो। तो दैट इज प्रैक्टिस डन बाय द लर्नर। तो ये सेल्फ टीचिंग है। मोटर लर्निंग जो है वो सेल्फ टीचिंग है। एक स्टूडेंट खुद मेहनत करता है और खुद ही जो है ना वो सीखन हो जाता है। तो मोटर लर्निंग जो है ये एक्टिविटी है, एक तरह से एक्टिविटी इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ, हमारे रोजाना की जिंदगी में हमारा मोटर लर्निंग के माध्यम से हम सीखते हैं। मोटर लर्निंग इज मेंट फॉर एक्टिविटी इन डे टू डे लाइफ। हमारी रोजाना के जीवन में चलने का, दौड़ने का, उठने का, माने उठ करके भागने का, ये सब बच्चों को सिखाया नहीं जाता है बल्कि खुद बच्चे सीखते हैं और खुद सीख करके वो भाग जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग which is called motor learning. Second is the verbal learning. Verbal learning, इसको verbal learning बोलते हैं। verbal किसको कहते हैं? verb का मतलब बोलना, speaking, बोल करके हम किसी बात को सिखाते हैं, that is called verbal learning। इसमें क्या होता है कि participation of teachers, participation of टीचर या सिखाने वाला जो होगा, ट्रेनर होगा, वो पार्टिसिपेट करेगा, तब जाकर के वर्बल लर्निंग होगी हमारा। वर्बल लर्निंग में क्या होता है कि इसमें हमको कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखना पड़ता है। जैसे साइन करना, इशारे से बोलना किसी बात को, सिंबल के जरिया बोलना, ये तमाम चीजें, पिक्चर्स के जरिया बोलना। इसमें क्या होता है कि वर्बल लाइन में साइन होता है, पिक्चर्स होते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। जैसे हमने अगर कलम को दिखाया, कलम दिखाने के बाद बोला का व्हाट इज दिस, ये हम बोल करके कि ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज द सिंबॉलिकल मीनिंग ऑफ दिस पेन। द सिंबॉलिकल मीनिंग ऑफ दिस पेन इज मींस लिटरेट। ये इसका मतलब शिक्षित। ये कलम जो है इस बात की प्रतीक है कि हम शिक्षित हैं अगर हमारे पास कलम है। दिस इज द बुक, सपोज दैट दिस इज द बुक, तो दिस बुक इज द सिंबल ऑफ नॉलेज।
किताब का माने बुक माने पुस्तक होता है, किताब होता है, लेकिन किताब को अगर पूछा जाए कि सिंबल क्या है, किस माने रूपक रूप में अंदाज में पेश किया गया है, इसको बताना होगा कि किताब सिंबल है नॉलेज का। तो इस तरीके से हम बताते हैं। कहने का मतलब जमीन है, अर्थ है, तो ये अर्थ जो है किस चीज का सिंबल है, तो द अर्थ इज द सिंबल ऑफ बियरेंस, एंड्योरेंस, सहन शक्ति का है। तो ये हम वर्बल लर्निंग इसको बोलते हैं, जिसमें टीचर हम इसको बात को पार्टिसिपेट करके और बताता है, साइन के जरिए, इशारों के जरिए भी बताता है, पिक्चर्स के जरिए हमको बताता है, या सिंबल के माध्यम से बताता है। तो इसमें वर्बल लर्निंग में पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है वो तीसरा नंबर है, और तीसरा नंबर वाला क्या है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट से बना है, कॉन्सेप्ट का मतलब धारणा, सोच, और जब सोच की बात आ जाती है तो यहां पर कॉग्निटिव बात आ जाती है। कॉग्निटिव मैंने समझना, कॉग्निटिव डोमेन में 3 चीज आ जाता है। एक तो रिमेंबरिंग होता है, बीएड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर बीएड किया है तो डीएलएड में भी। तो कॉग्निटिव में 3 चीज आ जाती हैं, एक तो रिमेंबरिंग होता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, और एक एप्लीकेशन हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में जो है हमारा कॉग्निटिव डोमेन में अंडरस्टैंडिंग वाला आ जाता है, जिसमें मेंटल प्रोसेस काम करता है। यानी किसी बात को, इफ एनी क्वेश्चन इज रेज्ड, अगर कोई प्रश्न उठाया गया, कोई सवाल उठाया गया, और सवाल उठाने के बाद उससे पूछा गया व्हाट इज योर आइडिया अबाउट द टाइगर, तुम्हारे शेर के बारे में तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारी धारणाएं क्या है। तो अब वो आदमी, वो बच्चा जिससे पूछा गया है, वो अब सोचेगा, सोच करके उस आंसर को दे रहा है। तो द आंसर विच कम्स आफ्टर सर्टेन थिंकिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर तक सोचने समझने के बाद जब आंसर निकलता है तो वो क्वेश्चन कहलाता है अंडरस्टैंडिंग का। तो हमको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में यही बात आ जाती है कि कॉन्सेप्ट का मतलब इसमें किसी चीज़ का धारणा आती है, किसी सोच आती है, और इसमें क्या होता है कि इसमें इंटेलिजेंस आता है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटेलिजेंस। इसके अलावा जो है थिंकिंग होगा, आपको मैंने सोचेंगे आप, तो सोच करके उसके बाद उसका आंसर आप देंगे। कोई बात पूछा गया, अगर पूछा गया, पूछने के बाद आपको क्या आंसर इसका क्या होगा, तो आपने उसको सोचा, सोचने के बाद जवाब दिया। तो इसमें क्या होता है कि मेंटल प्रोसेस काम करता है, मेंटल प्रोसेस काम करता है। मेंटल का मतलब ब्रेन, हमारा ब्रेन काम करता है। अगर कॉन्सेप्ट, अगर धारणा हम सोच नहीं सकेंगे, इसका मतलब हमारा मेंटल या दिमाग काम नहीं कर रहा है, और उसको हम आंसर नहीं दे सकते हैं, ना ही इंटेलिजेंस के जरिए, ना थिंकिंग के जरिए, ना रीजनिंग। ये 3 चीजें जो हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में आता है, जो मेंटल प्रोसेस को डील करता है। वर्बल लर्निंग में टीचर का पार्टिसिपेशन साइन, पिक्चर्स एंड सिंबल के जरिए डीलिंग होती है। मोटर लर्निंग में क्या होता है कि सेल्फ टीचिंग, वो खुद ही सीख जाता है आदमी, इसको दूसरा कोई सिखाता नहीं है। इसमें डे टू डे एक्टिविटी के जरिए से वो सीखन होता है। जैसे चलना जब सीखना है, आदमी दौड़ेगा तो एक दिन में दौड़ना नहीं सीखेगा वो, बल्कि उसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा, तब जाकर के वो सीख पाएगा। ये चढ़ने की बात आती है कहीं पर, तो उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो सीख सकता है। तो when we speak of types of learning, so there are 3 types of learning. Motor learning is meant for self learning, self teaching. It can be taken from running, climbing, etc. And it is in day to day life. Verbal learning is the learning by means of signs, pictures and symbol. In this very learning, participation of teacher is required and needed. And conceptual learning is the mental process. It involves intelligence, thinking and reasoning. तो इस तरीके से देखा गया कि लर्निंग किसे कहते हैं, हम लोगों ने ये सीखा। उससे पहले हम लोगों ने सीखा पेडागोजी किसे कहते हैं, कहाँ से ये आया है, कौन सा 2 वर्ड मिल करके पेडागोजी बना है, उसका क्या मानी होता है, और साइंस ऑफ टीचिंग जब हम सुने तो टीचिंग क्या होता है, इसको हम लोगों ने सीखा। और जब टीचिंग की बात आई तो हमारे सामने लर्निंग की बात आ गई कि लर्निंग किसे कहते हैं। और जब लर्निंग हम लोगों ने सीखा तब सामने एक प्रश्न आ गया, टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने हैं। तब हम जब टाइप्स ऑफ लर्निंग की तरफ आए तो हमारे सामने आया 3 प्रकार के लर्निंग होते हैं, मोटर लर्निंग,
वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और तीनों के एग्जाम्पल बाय मीन्स ऑफ रनिंग, क्लाइंबिंग से दिया जा सकता है। मोटर लर्निंग को, वर्बल लर्निंग को साइन, पिक्चर एंड सिंबल से, और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड रीजनिंग से। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में मेंटल प्रोसेस फंक्शन करता है, वर्बल लर्निंग में टीचर्स का पार्टिसिपेशन फॉर्म करता है, और मोटर लर्निंग में सेल्फ लर्निंग हेल्प करता है डे टू डे लाइफ में। तो इस तरह से कहा गया कि 3 प्रकार का हमारा लर्निंग का होता है, तीन प्रकार के द्वारा हम लर्निंग सीखते हैं या सीखते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि एक लर्निंग, एक सीखन का जो सिस्टम है वो किस तरीके से एक फंक्शन करता है साइक्लिक ऑर्डर में। जैसे हमारा जीवन है तो हमारा जीवन भी एक साइक्लिक ऑर्डर में काम कर रहा है। तो एवरी लिविंग बीइंग व एवरीथिंग गोज इन अ साइक्लिक ऑर्डर। अगर साइक्लिक ऑर्डर नहीं रहेगा तो फ्लैट वे में कोई भी चीज काम नहीं कर सकता है। ये डस्टर अगर बनाया गया है तो दिस डस्टर हैज आल्सो अ साइक्लिक ऑर्डर, इसका भी एक साइकिलिंग है। उसी तरीके से जब लर्निंग की बात आ जाएगी तो कौन कौन सा एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे या लेंगे जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, वो एस्पेक्ट्स अगर हम जान जाएंगे वो क्या उसका साइक्लिक ऑर्डर है, तो हम आसानी से किसी बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो आसानी से वेरी इजीली वो सीख सकेगा, जो भी हम पढ़ाएंगे वो लर्निंग कर सकेगा। तो इसी चीज़ को हमें जानना होगा। ये टाइप्स ऑफ लर्निंग तो क्लियर हो गया है। इसके बाद हम आ रहे हैं कि कौन कौन सा एस्पेक्ट्स जो लर्निंग को इम्पैक्ट करता है, असर डालता है, इंप्रेस करता है, उसके बारे में हम आ रहे हैं। हम बहुत ही इजी वे में निकल जाएंगे आगे। और कौन कौन सा फैक्टर्स है जो हमारे लर्निंग को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन सा फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, क्या फैक्टर होना चाहिए। जैसे हमको सिखाना है तो किसको सिखाएंगे हम, किसको बताएंगे हम कहां से बताएंगे। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से जानना होगा कि विच फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। फैक्टर्स में क्या क्या अफेक्ट करता है हमें, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से हम इसको ट्रायंगुलर शेप में ले सकते हैं। लर्निंग को जो फैक्टर्स अफेक्ट करता है वी कैन टेक इन ए ट्रायंगुलर शेप। कैसे कर सकते हैं बोलिए तो। एक होगा एल, ये यहां पर हम कर सकते हैं, हाँ ठीक है, एल, टी और ई, ये मान लेते हैं। चलिए एल, टी, ई का एक ट्रायंगुलर हम बना ले रहे हैं। एल फॉर लर्नर्स, टी फॉर टीचर्स एंड ई फॉर एनवायरनमेंट एंड TLM एंड रिसोर्सेज। फॉर लर्निंग याद रखने के लिए बस LTE याद रखेंगे तो ये अपने आप इन कर जाएगा। तो व्हेन वी गो फॉर लर्निंग, जब हम सीखने के लिए जाते हैं कहीं पर या कोई चीज़ सीखना अगर हम चाहते हैं तो हम जब नज़र दौड़ाते हैं इस तरफ तो देखते हैं क्या चीज़ कि 3 फैक्टर्स अगर नहीं रहेगा तो वहाँ लर्निंग नहीं होगी। 3 फैक्टर का होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। L का मतलब लर्नर्स, T का मतलब टीचर्स एंड E का मतलब एनवायरनमेंट। अब आइए एक चीज हम ले रहे हैं पहले, एक नंबर L मीन्स लर्नर्स, सीखने वाले। अब जब हम जिनको सिखाने जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू टीच, हम जब किसी को सिखाने जा रहे हैं, पहला हम लिए देखिए LTE, इसको ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना लीजिएगा तो आपको आसानी होगी कि जो फैक्टर अफेक्ट करता है लर्निंग को, जिसके माध्यम से सीखने का क्रिया और आसान हो जाएगा, सीखने का क्रिया और बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसके लिए हमको ये ट्रायंगुलर शेप L, T और E बना लेंगे। तो L का मतलब होता है लर्नर्स। जब हमारे लर्नर्स सीखने वाले आए तो सीखने वाले जब हैं हमारे बीच में, तो अब सीखने वालों के अंदर भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना, तब ना हम उसको सिखा पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जब टीचर है सिखाने वाला तो सिखाने वाले के अंदर भी तो क्वालिटी होनी चाहिए, तब तो वो सिखा पाएगा। और ई का मतलब इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट भी तो होना चाहिए तब ना वो सीख पाएगा उस इन्वायरमेंट में। विदाउट इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एनीवन, किसी भी एक का एब्सेंस
लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर देगा और उसको नेगेटिव वे में लेके चला जाएगा। जब हम लर्नर्स के बारे में जानते हैं तो लर्नर्स के बारे में कि सीखने वाले के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आप आइए यहाँ पर हैं, तो आप आए हैं यहाँ पर, तो आपके अंदर कुछ क्वालिटी तो होना चाहिए। तो पहला क्वालिटी जो आपके अंदर होना चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अनलेस देयर इज इंटरेस्ट देन नथिंग कैन बी टॉट टू यू। अगर आपके यहाँ इंटरेस्ट नहीं है तो हम लर्नर्स के बारे में क्या सीख लिए, पहला चीज होना चाहिए कि इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। इंटरेस्ट से मुराद क्या चीज, इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट का मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए आए हैं वहां पर उस सब्जेक्ट, उस विषय में आपका रुचि होना चाहिए। अगर आपका रुचि नहीं है और आपके माता पिता ने जबरदस्ती भेज दिया बच्चों को क्लास में कि जाओ तुम पढ़ने जाओ, क्लास है तुमको पढ़ना है, तो बच्चा तो डर के मारे आएगा, लेकिन क्लास में भी रहेगा, टीचर की बात को सुनेगा भी, लेकिन सीखेगा नहीं। तो लर्नर के तरफ से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो इंटरेस्ट होता है। क्या समझे? इंटरेस्ट, रुचि। दूसरा होता है मोटिवेशन। स्टूडेंट या लर्नर्स को उस तरफ मोटिवेट खुद करना होगा, नहीं हमको ये सीखना है। जैसे लड़के मोबाइल के ख्वाहिश करते हैं, इच्छा करते हैं, तो अपने माता पिता को बोलते हैं कि हमको मोबाइल चाहिए। सो देखिए, ये डिमांड जो करना, दिस इज द मोटिवेशन ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स या हर पेरेंट्स कि हमको मोबाइल चाहिए। ये जो बोलना हुआ ये उसका मोटिवेशन है, ये उसका मोटिवेशन है। और खरीदवाने के लिए जब ये मोटिवेशन आया है तो उससे पहले उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मोबाइल लेने से अच्छा रहता, ये इंटरेस्ट पैदा हुआ उसके अंदर, तब जाकर के वो अपने माता पिता को अपने अंदर जो क्रिएटेड मोटिवेशन है उसको जाकर के व्यक्त किया है, जाहिर किया है अपने माता पिता के सामने कि हमको जो है मोबाइल चाहिए। उसी तरीके से एक स्टूडेंट अगर आ रहा है, लर्नर आ रहा है क्लास में, और क्लास में आने के बाद वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो उसके चेहरे से ही इस बात का पता चल जाएगा कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट को सीखने का इच्छुक है। और जब इच्छुक है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो उस मिजाज को लेकर के, उस माइंड को लेकर के बैठेगा कि टीचर आएंगे और हमको पढ़ाएंगे। दिस इज द मोटिवेशन। और इंटरेस्ट और मोटिवेशन ये दोनों उसी वक्त पैदा होगा जब उस बच्चे का हेल्थ ठीक होगा। हेल्थ, स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य हमारा खराब है, मान ली तबीयत ठीक, बुखार लगी हुई, बुखार लगा हुआ है, तो बच्चा चाह के भी नहीं पढ़ने आएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं उसमें चलेगा, या मोटिवेशन करना भी चाहेगा तो मोटिवेटेड नहीं होगा। तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट और मोटिवेशन के साथ साथ बच्चों के अंदर हेल्थ होना चाहिए। क्या समझे? और हेल्थ अगर ठीक ठाक है तो अब उसके अंदर क्या जरूरत पड़ जाती है? उसके अंदर जरूरत पड़ जाती है कि विल पावर होना चाहिए। विल पावर, विल पावर का मतलब ये होता है कि एट एनी कॉस्ट हमको ये सब्जेक्ट सीखना है। यानी कि आयरन, जिसको बोलते हैं आयरन डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पता हिंदी में कहते हैं। तो अगर बच्चों के अंदर दृढ़ संकल्पता अगर आ गई तो किसी भी चीज को, जितना भी टफ क्यों नहीं हो, वो आसानी से उसको टैकल कर लेगा। तो सबसे अहम बात हुई कि जब एल के बारे में सीखा, लर्नर्स के बारे में, तो हमारे सामने 4 बातें आ गई कि बच्चों के अंदर, पहले लर्नर के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, उसके बाद हेल्थ होना चाहिए, और हेल्थ के अलावा जो है विल पावर उसके अंदर होना चाहिए। यानी कि पहले तय कर लेगा। हम अपनी बात बता रहे हैं कि जब मैंने एचएस पास किया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम इंग्लिश ऑनर्स लेंगे। तो हमने एक टीचर से मशवरा के लिए गया, तो मैंने कहा कि मैं इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स इतने थे कि 5 सब्जेक्ट में ऑनर्स मिल रहे थे, तो मेरे इंटरेस्ट था इंग्लिश ऑनर्स लेने का। तो मैंने टीचर से मशवरा लिया तो वो पहले ही हमको डिस्करेज कर दिए कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। तो फर्स्टली ही डिस्करेज मी, बट इट वाज माय विल पावर। मेरे अंदर का विल पावर है कि नहीं, क्यों नहीं होगा। मैंने ये सोचा कि आदमी ही तो करता है इंग्लिश ऑनर्स, आदमी ही तो चांद पर गया है, आदमी ही तो समुद्र के बीच में नीचे गया है, तो विल पावर एक होना चाहिए। मैंने उनकी बात को क्रॉस किया और क्रॉस करके एडमिशन भी लिया, पास भी किया, इंग्लिश ऑनर्स पास किया, एमए पास किया इंग्लिश से। तो कहने का मतलब कि पहले से डिस्करेजिंग स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे, यू कैन नॉट डू इट। द क्वेश्चन, पुट ए क्वेश्चन देन एंड देयर, व्हाई नॉट आई? इट इज मैन हु हैज डन दिस, हु हैज वन दिस यूनिवर्स, जिसने पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को जीत लिया है इंसान ने।
तो ये क्यों नहीं कर सकता है? तो इस एक्सप्रेशन इज द विल पावर, इसको विल पावर कहते हैं। तो अगर हमारे अंदर विल, इच्छा, अंदर की इच्छा भावना मजबूत है ना, पावर है, शक्तिशाली है, तो लर्निंग से कोई नहीं रोक सकता है हमको। और ये तीनों चीज ये क्रिएट कब होगा? जब टीचर अब उसके साथ अटैच होगा। बच्चों के अंदर ये चारों चीज है, इंटरेस्ट भी है पढ़ने का, मोटिवेशन भी है, पढ़ना भी चाहता है, सीखना भी चाहता है, उसका हेल्थ भी ओके है, उसके अंदर विल पावर भी है। तो ये लर्निंग का जो इफेक्ट, लर्नर का जो सिस्टम है, ये सॉल्यूशन अब कहां से आएगा? ये टी से आएगा, मैंने टीचर से आएगा। अब यहां पर हम आ रहे हैं सेकंड में, टीचर, टी फॉर टीचर। तो अब टीचर के लिए जिस तरह से हमने लर्नर्स के लिए एक क्वालिटी, ये कंडीशंस रखे कि सीखने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, तो उसी तरह से सिखाने के लिए भी जो आएगा वो तो उसका क्वालिटी रखेगा ना, नहीं तो फिर तो होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में टीचर के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसको बोलते हैं टीचर के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज बोली जाती है, वो पहला है कमांड ओवर सब्जेक्ट। ये पहला उसका टॉपिक है, कमांड ओवर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा है, जो सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा है, उसके अंदर उस पर कमांड है कि नहीं। सपोज दैट हम इंग्लिश पढ़ाने के लिए आ रहे, क्लास 11 में घुसे या 12 में गए हैं। क्लास 12 में जब हम गए हैं तो वट एवर द चैप्टर्स आर देयर इन क्लास 12, तो हमको तो उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज, एक पोएम वाली शैल आई कंपेयर दी, क्लास 12 में पोएम है, इसको हमें पढ़ाना है, तो हम इसका अनुवाद जान कर गए हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं कि सोनेट क्या होता है। वो 14 लाइन की एक कविता है, तो सोनेट क्या होती है, सोनेट का ओरिजिन कहाँ से है, कितने प्रकार के सोनेट हैं, सोनेट का ओरिजिनेटर कौन है, कि सोनेट का जो है बाइफर्केशन करेंगे, राइमिंग स्कीम करेंगे, तो कैसे उसको हम करेंगे। सिर्फ अनुवाद कर करके, सीख करके और जाकर क्लास में पढ़ाना, ये कमांड नहीं कहा जा सकता है। कमांड ओवर का मतलब हुआ कि कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को एक टीचर पढ़ाने जा रहा है, उस पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। अगर कमांड नहीं है उस सब्जेक्ट पर, तो फिर वो टीचर उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से डील नहीं कर पाएगा। अब फिर वही बात आकर रुक जाएगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे इंग्लिश से बहुत हार्ड लगता है, हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, मैथ बहुत नहीं सीखेंगे। तो इसकी वजह क्या होती है ना, कि टीचर उस तरह से डील नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं टीचर के अंदर कमी है। हमारे एक टीचर थे, वो एक्सपायर कर गए, वो पढ़ाते थे, एक बात बोलते थे कि अगर हम क्लास ले रहे हैं एंड इफ आई एम अनेबल टू सेटिस्फाई द स्टूडेंट, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो इट इज नॉट द शॉर्ट कमिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज अ शॉर्ट कमिंग ऑफ माइंड। मैं अगर बच्चों को किसी बात, सब्जेक्ट ग्रामर पढ़ा रहा हूं, और ग्रामर में वॉइस पढ़ा रहा हूं, नरेशन पढ़ा रहा हूं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जो भी पढ़ा रहा हूं, और बच्चों को नहीं सिखा पा रहा हूं, इसका मतलब कि बच्चे कमजोर हैं या बच्चों के अंदर कमियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं लेकुना है, जो बच्चों के माइंड को नहीं पढ़ पा रहे हैं, और हम उस तरह से नहीं बचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ टीचर को लेनी चाहिए। और जब टीचर सेल्फ अकाउंटेबल हो जाएगा, खुद को निरीक्षण करने लगेगा कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमी है, तो जाकर के उसको ठीक कर लेगा, और जब पढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे इंक्लाइंड हो जाएंगे, इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और सीख भी लेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए, पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। और जब कमांड, बहुत से देखिएगा, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो काफ़ी क्वालिफाइड हैं और उसमें नॉलेज भी उनका है, लेकिन उनका जो डीलिंग क्वालिटी है वो गड़बड़ है। यानी हाउ यू आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, आपको बच्चों के पढ़ाने के लिए बच्चों के लेवल में उतर के पढ़ाना होगा। हाँ ठीक है, हम पीएचडी हैं, इंग्लिश में है, उर्दू में है, जिसमें पीएचडी हैं, तो हम क्लास 12 में गए हैं या क्लास 10 में गए हैं या क्लास 7 में गए हैं, तो हम पीएचडी लेवल की सोच लेकर नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को, हमको उतरना होगा उसी लेवल में। तो इसका मतलब होता है कि सेकेंड में होता है कि डीलिंग क्वालिटी ऑफ अ टीचर, डीलिंग क्वालिटी ऑफ अ टीचर। टीचर के अंदर बेहतर तरीके से, अच्छे ढंग से डीलिंग क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाकर के वो उसको डील कर सकता है। और जब डील कर लेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन आ जाएगी।
कम्युनिकेशन आ जाएगा, आराम से कम्युनिकेट कर लेगा। जब हम बच्चों को डील कर पा रहे हैं तो जिस बात को हम कम्युनिकेट पहुंचाना चाह रहे हैं वो आसानी से हम उसको पहुंचा देंगे बच्चों को, और बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं कि टीचर के लिए आपने 3 क्वालिटी तो देख लिया कि सब्जेक्ट का कमांड होना चाहिए, डीलिंग क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा डील कर रहा है बच्चों के साथ। मैंने डीलिंग का मतलब क्या कि हाउ यू बिहेव विद द स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा है ये भी देखा जाता है। क्योंकि बच्चे, टीचर जो होता है, टीचर इज द मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए टीचर एक मॉडल होता है। जैसे हम लोग सिनेमा में जाते हैं तो जो हीरो को देखते हैं हम एक मॉडल उसको मानते हैं और वहां से निकलते हैं तो बच्चे उसको फॉलो अप करते हैं। उसी तरह से क्लास में टीचर इज ए मॉडल एंड स्टूडेंट फॉलो द टीचर। सो हाउ अ टीचर बिहेव विद द स्टूडेंट, ये भी फॉलो अप करेंगे कि टीचर हमारे साथ इस तरह बिहेव किए, इसका मतलब बाहर भी इसी तरह बिहेव किया जाता है। अगर रूडली हार्शली बिहेव करेंगे टीचर्स तो बच्चे समझेंगे कि वो यही ठीक है जिंदगी गुजारने का, ऐसे बिहेव किया जाता है, तो बच्चे भी जाकर बाहर उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो ये होगा इसका डीलिंग क्वालिटी। तो डील करना जब आप बच्चों के साथ सीख जाएंगे तो आपके अंदर कम्युनिकेशन फीलिंग हो जाएगा, मतलब कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसका मतलब कि आपने जब डील कर लिया बच्चों का तो बच्चों के माइंड को आपने समझ लिया, अच्छा ये लड़का इस मिजाज का है, तो जिस मिजाज का लड़का है उसी मिजाज से उसको, जैसा देवता उसी तरह से पूजा हो जाता है, तो देवता भी खुश हो जाएंगे, पूजा भी हो जाएगी। तो वही मामला यहाँ पर है, कम्युनिकेशन का है। लेकिन among all these 3, इन तीनों के साथ टीचर के साथ एक और चीज है जो वाइटल चीज कहा जाता है, दैट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर एक टीचर का पर्सनालिटी नहीं है, एक बहुत लीन थीन पतला दुबला टीचर, एकदम इतना छोटा, काफी नॉलेज्ड है, उसको क्लास में खड़ा कर दीजिएगा तो क्लास को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। उसके पास कमांडिंग सब्जेक्ट है, डीलिंग भी क्वालिटी है, कम्युनिकेशन भी है, लेकिन पर्सनालिटी नहीं है उसके पास, जिसकी वजह से वो बच्चे पुलिस में, अगर मान लीजिए तमाम टैलेंटेड है, पूरा पास किया BCS वगैरह, बी ग्रुप में सबसे टॉप में गया और क्वालिफाई इतना बड़ा है, तो उसको रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, उसके लिए पर्सनालिटी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाता है डी में वो है पर्सनालिटी ऑफ अ टीचर। एक टीचर का पर्सनालिटी होना चाहिए, मतलब पर्सनालिटी मतलब एकदम बिल्कुल टाटा सोमो की तरह सोमो नहीं हो जाए और एकदम लीन एंड थीन भी नहीं हो जाए, बल्कि एक टीचर की तरह से है। अब बोलेंगे आपके सर बहुत से टीचर ऐसे भी हैं जो बहुत फैटी हैं, उनका बिल्कुल तोंद वगैरह निकला हुआ है, तो ही डिडंट केयर फॉर हिज हेल्थ, उन्होंने अपने हेल्थ का ख्याल नहीं किया, पैसा मिलते गए और खाते गए, अपने हेल्थ को बिगाड़ दिया उन्होंने, तो उन्होंने वो हेल्दी नहीं कहलाएंगे, वो हेल्दी टीचर नहीं है। सर बहुत मोटे हैं, बहुत तगड़े हैं, वो उसको हेल्दी नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब सम प्रॉब्लम है उनके अंदर। ये अलग बात है कि वो पढ़ाते हैं जाते हैं, ये अलग बात है। तो पर्सनालिटी जो है ना टीचर का बढ़िया होना चाहिए, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फिजिकल अपीयरेंस तो ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो ड्रेस है वो ड्रेस भी ऑल्सो जस्ट लाइक दैट विच कुड इम्प्रेस द स्टूडेंट्स। अब एक टीचर है, मान लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, इसी इलाके में एक स्कूल है, टीचर हैं दीपक भाई समझ गए होंगे, इंचार्ज भी अभी हुए हैं, तो वो जो है टीचर भी हैं, सब कुछ है, और एकदम इस तरह से जाते हैं जैसे इसमें सोने का पहन लें, इसमें पहन ली सोने, 5 अंगूठी सोने का, इधर सोने का, 4 सोने का हार लटका लिए हैं एकदम, और ये बटन खुला रहता है, उसके बाद यहाँ तक रहता है, वहीं से जाकर रहते हैं। एंड ही इज द टीचर इंचार्ज। व्हाट इंप्रेशन स्टूडेंट विल टेक फ्रॉम द टीचर। अब सोचिए कि एक टीचर से बच्चे क्या इंप्रेशन लेंगे। वो तो देख रहे हैं कि हमारे सर के 5 उंगली में सोने की अंगूठी है, तो सोचेंगे हम 5 नहीं हम 10 पहनेंगे, उनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि लड़के आजकल जो है ना टीचर से 2 इंच ऊंचा सोचते हैं। तो कहने का मतलब पर्सनालिटी में आपका फिजिकल अपीयरेंस भी होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड भी होना चाहिए। देयर इज अ ड्रेस कोड ऑफ अ टीचर। आपका जैसे चूल अगर ठीक से है, आपका कपड़ा वगैरह भी ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि एक हमने कहा ना कि स्टूडेंट जो होते हैं, टीचर जो होता है वो मॉडल होता है, और लड़के साइलेंटली उसको पिकअप करते रहते हैं। हम लोग जब पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में, एक टीचर थे एक्सपायर कर गए, तो उनकी हैंडराइटिंग बड़ी खूबसूरत थी। जब लिखते थे ना उर्दू चाहे इंग्लिश लिखते थे ना, तो लोग खड़े होकर उनको देखने लगते थे, उनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हैंडराइटिंग थी। तो हम लोग उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे प्राइमरी में, तो हम लोग, हमारी अपनी बता रहे हैं कि हमारी आदत क्या थी कि हम लोग देखते थे कैसे वो कलम पकड़ रहे हैं, मैंने कलम पकड़ने का स्टाइल हम लोग उसी तरह से करते थे, और कैसे वो कर रहे हैं तो हम लोग उसी तरह मैंने आगे ऊपर नीचे करते थे।
तो जिसकी वजह से उनकी तरह से हैंड राइटिंग हमारी नहीं हुई, लेकिन कुछ तो सुधर गई। तो ये एक तरह से पर्सनैलिटी हुआ उनका। तो टीचर के लिए सबसे अहम चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, है ना, इन फिजिकल अपीयरेंस एंड इन ड्रेस कोड टू। अगर ये आपके अंदर है तो ये है तो समझिए कि आपकी टीचिंग जो है ना पूरी तरह से इम्प्रेसिव होगा। आज हम लोग बच्चों को एलिगेट करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, बच्चा लोग ना पढ़ना नहीं चाहते। बच्चे पढ़ने चाहते हैं, हम पढ़ाई दे नहीं पाते हैं। मैं बीएड क्लास में बच्चों को यही बताता हूँ कि आप बच्चों की तरह सोचिए, उसके प्रॉब्लम को सोचिए और उसके ये में जा करके, उसके ब्रेन में जा करके आप, एक टीचर जो है बच्चों के ब्रेन में इनसाइट करे, घुसेगा, वो पेनिट्रेट करेगा बाय हिज फीलिंग्स, अपने अनुभव के द्वारा बच्चों के ब्रेन में घुसेगा और उसके बात को निकाल लेगा और उसी तरह से डील करके और उसको ठीक रास्ते पर लेके चलाएगा। ये होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम तमाम टीचर्स इससे बहुत कतराते हैं, जिसकी वजह से फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ पाता है। तो लर्निंग जो अफेक्ट करता है वो 3 चीजों को बताया मैंने, एल, टी और ई। तो एल का मतलब हो गया लर्नर्स, इसमें 4 चीजें हम लोगों ने देखी। उसके बाद जब टी आई, टीचर्स में ये 4 चीजें आ गई। उसके बाद जब लर्नर्स भी इंटरेस्टेड, मोटिवेटेड, हेल्दी एंड विल पावर है, और टीचर्स भी कमांडिंग है, डीलिंग क्वालिटी है, कम्युनिकेटिंग क्वालिटी है, पर्सनालिटी भी है। लेकिन इन तमाम चीजों को होने के बाद अगर इन्वायरमेंट नहीं है, परिवेश नहीं है, हमको पढ़ने का परिवेश होना होगा, तब जा करके वो होगा। तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट, परिवेश कैसा होना चाहिए हमें? हमारा परिवेश पढ़ाने के लिए कंड्यूसिव होना चाहिए, मतलब सुटेबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम कूड़ा खाने के पास पढ़ाने बैठ जाएं और लोग वहाँ बैठ करके बाजा बजाते रहें। तो अब बोलेंगे कि कोई भी बाजा बजाए, आप पढ़ने आए तो पढ़िए, कैसे हो सकता है? वहाँ आवाज़ जब आएगी और ये हम पढ़ाएंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कंड्यूसिव इसको नहीं बोलते हैं। सुटेबल एनवायरनमेंट पहला होना चाहिए, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मीन्स सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए पहले। अगर एनवायरनमेंट में सुटेबिलिटी नहीं है तो फिर हम नहीं पढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से। और उसके अलावा इन्वायरमेंट कंड्यूसिव अगर हो गया, ठीक इन्वायरमेंट मिल गया, मैंने इन्वायरमेंट कंड्यूसिव का मतलब शांत है, एकदम अच्छा है, बढ़िया है। इसके अलावा दूसरी वजह जो है वो हमारा क्लासरूम होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का माहौल क्लासरूम के द्वारा ही बनता है। पढ़ाई का माहौल, वो ज़माना ख़त्म हो गया जब रविंद्रनाथ टैगोर पेड़ के नीचे बैठा कर पढ़ाते थे। तो वो ज़माना बहुत पीछे था और अभी डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है। आदमी चांद पर चला गया, समंदर के नीचे चला गया है, तो वहाँ पेड़ के नीचे पढ़ना अपने आप को अपमान समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेड़ के नीचे पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई पेड़ के नीचे भी हो सकती है। उस तरह का इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा, यानी क्लासरूम की तरह से इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा, तब जा करके आप पढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबसे अहम चीज़ यही हमारे लिए है। और इन तमाम के अलावा अभी चूंकि डिजिटलाइज वर्ल्ड हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चों के अंदर जब ब्रेन काफ़ी शार्प हो रहा है, पहले के बच्चे जो हुआ करते थे वो TLM के बारे में कुछ नहीं जानते थे। TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होता है, कुछ नहीं जानते थे, और क्लासरूम क्या होता है बच्चे भी नहीं जानते थे। तो कहने का मतलब जो बच्चा जब पैदा होता है अपने आप को उसी में ढाल लेता है। लेकिन अभी जब हम के डिजिटल वर्ल्ड देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ब्रेन बच्चों का काफ़ी शार्प एंड डेवलप्ड हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमको न्यू टेक्निक को इन्वेंट करना होगा, नया टेक्निक को ईजाद करना होगा, आविष्कार करना होगा कि बच्चे उस तरफ आकर्षित हों। अभी देखा जा रहा है कि बच्चों को डिफरेंट वे से हम आकर्षित कर सकें टीचिंग लर्निंग मटेरियल से। मैंने कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो ऑलरेडी हम क्लास में दिखाएंगे बच्चों को, तो उस तरफ आकर्षित होंगे। तो उसके लिए भी इम्प्रेसिव या अफेक्टिंग जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो उसके लिए TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अगर है तो हम उसके माध्यम से बच्चों को आसानी के साथ पढ़ाई जो देना चाहेंगे, जो सब्जेक्ट देना चाहेंगे, जो विषय देना चाहेंगे, वो हम आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट में कंड्यूसिव होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, क्लासरूम होना ज़रूरी है बढ़िया पढ़ाई के लिए। उसके बाद TLM भी होना और इम्प्रूव पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और इसके अलावा बाकी जितने भी रिसोर्सेज हमें दरकार हैं, रिसोर्सेज का मतलब चॉक, पेंसिल, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये तमाम चीज़ें, एटमॉस्फेयर क्लीन होना चाहिए,
तो इसको हम अदर रिसोर्सेस कह सकते हैं, अदर रिसोर्सेस, ये होना जरूरी है। तो अगर ये तीनों चीजें एक साथ मिल गई तो ये फैक्टर जो है लर्निंग को जबरदस्त प्रभावित करेंगी, और जब प्रभावित हो जाएंगी तो हमारे बच्चे जब वहां से निकलेंगे तो अच्छी तरह लर्निंग करके, सीख करके निकलेंगे और एक जानकार होकर निकलेंगे। अभी बच्चे पास हो जा रहे हैं, डिग्री मिल जा रही है, डिप्लोमा मिल जा रही है, सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, लेकिन सीखन नहीं हो रहा है, लर्निंग नहीं हो पा रहा है। बच्चों से पूछा जाए कि अच्छा आपने इस सब्जेक्ट में, इस विषय को पढ़ा है ना? हाँ, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, क्लास भी कंप्लीट हो गया, एग्जाम भी खत्म, रिजल्ट भी आ गया, पास भी गया, अच्छा 80% 90% रिजल्ट आ जा रहा है। लेकिन पूछा जा रहा है कि अच्छा बताइए तो इंग्लिश में आपने क्या सीखा है, ग्रामर में, वॉइस जानते हैं? बोला नाम नहीं सुने हैं, नाम तक नहीं सुना, ऐसे भी बच्चे हैं। सोचिए महसूस, हम लोग चूंकि तो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सो वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दिस। तो इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों चीज अगर एक साथ मिल गया तब जाकर के लर्निंग इंप्रेसिव होगा, और नहीं तो फिर लर्निंग हमारा बेकार हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोगों ने सीख लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। उसको हम एक ट्रायंगुलर शेप से सीख सकते हैं, एल, टी और ई के माध्यम से। लर्निंग, टीचर, लर्नर्स, टीचर एंड एनवायरनमेंट। लर्नर्स में क्या क्या चाहिए? 4 चीज होनी चाहिए। टीचर्स में भी ये 4 चीज होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के लिए ये तमाम 4 चीजें होनी चाहिए। और इन तीनों को मिलाकर के जब हम सीखन की तरफ जाएंगे, लर्निंग की तरफ जाएंगे, तो लर्निंग विल बी वेरी इंप्रेसिव। आज के क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास एक्विजिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। कुछ समझ में आया आप लोगों को?